फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस मेंट। देखिए, आज हम समझेंगे द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नेंस एंड द गुड गवर्नेंस। Along with it, whatever important topics are in it, we will study them as well. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स सी द इंडेक्स कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज गवर्नेंस, राइट, एंड देन वी विल सी state versus government versus governance. Means we will see the differences, that what are the differences between state, a government and a governance. इनमें क्या अंतर होता है। फिर उसके बाद origin and development of governance, types of governance models, फिर उसके बाद लास्ट में देखेंगे good governance and then conclusion। ठीक है, तो शुरू करते हैं व्हाट इज गवर्नेंस। देखिए, गवर्नेंस को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और इफ इन केस आपको कहीं लिखना पड़े, कहीं आपको जवाब देना पड़े, तो यू हैव समथिंग टू राइट। गवर्नेंस इज द वे, just mark the keywords. Governance is the way, rules, norms and actions. Governance is the way through which rules, norms and actions are structured, sustained, regulated and held accountable in any society, institution or organization. Means governance is the way through which rules, norms and actions are structured, sustained, regulated, through which structured, sustained, regulated and held accountable यानी कि यहां पे रूल्स, नॉर्म्स, एक्शंस, इनको क्या किया जाता है। एक तो इनको किया जाता है स्ट्रक्चर, यानी कि रूल्स, नॉर्म्स और एक्शंस को बनाया जाता है, उनको प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया जाता है। इनको सस्टेन किया जाता है। सिर्फ बना देने, स्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होगा, उसको सस्टेन भी करना पड़ेगा, ठीक है, और उनको रेगुलेट भी किया जाता है, ठीक है। अब अगर ये तीन चीजें हो रही हैं, तो साथ में क्या जरूरी हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी। साथ में क्या जरूरी हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी। तो गवर्नेंस यही है। गवर्नेंस का मतलब है रूल्स, स्ट्रक्चर्स और नॉर्म्स को बनाना, उनको सस्टेन करना, उनको रेगुलेट करना और अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करना। इन एनी सोसाइटी, या तो किसी सोसाइटी में, या किसी इंस्टीट्यूशन में, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये तो हो गई इसकी एक डेफिनेशन, बट इस डेफिनेशन से आपको पूरी गवर्नेंस क्या होती है वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे की स्लाइड्स में इसको प्रॉपर हम अनफोल्ड करते जाते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर मेड एंड इंप्लीमेंटेड और नॉट इंप्लीमेंटेड। डिसीजंस आर मेड एंड इंप्लीमेंटेड। देखिए, जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी नॉर्म्स बनेंगी, जो भी एक्शंस होंगे, दे ऑल आर द आउटकम ऑफ व्हाट, दे ऑल आर द आउटकम ऑफ डिसीजंस। दे ऑल आर द आउटकम ऑफ डिसीजंस, यानी कि रूल्स क्या बनाने हैं, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई ये रूल्स बनाएंगे,
नॉर्म्स क्या बनाने हैं उसका डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या नॉर्म्स बनेंगे, एक्शंस का डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या क्या एक्शंस लेने हैं अब, ठीक है ना। तो इसलिए दीज आर द आउटकम ऑफ डिसीजन, इसीलिए कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर मेड एंड इंप्लीमेंटेड। ठीक, गवर्नेंस इज नॉट जस्ट अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नेंस सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है या वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, ये सिर्फ उनके बारे में ही नहीं है, इट इंक्लूड्स द एंटायर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से मतलब जिसमें गवर्नमेंट इटसेल्फ, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स, इवन द इंटरनेशनल बॉडीज, ये सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब किस चीज में इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, रूल्स नॉर्म्स एक्शंस को स्ट्रक्चर करने में, सस्टेन करने में, रेगुलेट करने में और अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने में, इन सब में ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। ऑल पार्टिसिपेटिंग इन हाउ decisions are made, how power is exercised, how resources are managed। ठीक है ना, यही मेन 3 काम होते हैं, डिसीजन लेना, पावर को एक्सरसाइज करना और रिसोर्सेज को मैनेज करना। दीज आर दी 3 थिंग्स दैट इन्वॉल्व्ड इन एनी सोसाइटी। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाई गवर्नेंस इज नीडेड, टू एंश्योर ऑर्डर, जस्टिस, रिसोर्स एलोकेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। देखिए अब बात आती है कि गवर्नेंस हमें चाहिए ही क्यों, ताकि वी कैन एंश्योर ऑर्डर इन द सोसाइटी, we can ensure justice in the society, we can ensure the proper resource allocation in the society, and lastly we can ensure the public welfare। ठीक है, to balance interests, resolve conflicts, ensure laws are followed and keep the system running smoothly। ठीक है ना, कि ताकि हम इंटरेस्ट को बैलेंस कर सके, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके, लॉज आर प्रॉपरली फॉलोड और सिस्टम्स जो हैं वो स्मूथली फंक्शन कर सके। सिस्टम्स का मतलब all these things, whosoever are involved in the governance, they are the systems, और each system interact with each other, तो इनकी स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे बिना किसी डिस्टरबेंस के, ये गवर्नेंस इसीलिए हमें चाहिए ताकि ये सब काम होते रहे। ठीक है, अब देखो इसको एक डायग्राम से समझते हैं गवर्नेंस को। इस डायग्राम में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले दिस इज द सोसाइटी विच इन्वॉल्व्स सिटीजन्स, प्राइवेट सेक्टर, political actors, civil society organizations, international stakeholders, academia and think tanks, media, traditional and informal authorities। ये कुछ actors हैं which are involved in the society, right? अब ये actors अपनी state को बोलेंगे, state which involves the government, the legislature and the judiciary। ठीक है, इसमें ये तीनों चीजें आती हैं स्टेट में। अब ये लोग स्टेट को कहेंगे कि बॉस हमें ये चीजें चाहिए, वी नीड दीज थिंग्स। अच्छा, इससे भी पहले एक चीज समझो। देखो ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं,
ठीक है। अब इस सोसाइटी में इन लोगों की कुछ क्या थी डिमांड्स, कि हमें हेल्थ सर्विस चाहिए, हमें एजुकेशन सर्विस चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके की बहुत सारी डिमांड्स थी। हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, हमें मिनिमम वेजेस चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें, ये कुछ डिमांड्स थी इन लोगों की। प्लस इन लोगों की ये डिमांड थी कि आप हमें, कि इनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए इन लोगों को, ठीक है ना। ये दो चीजें इनको चाहिए थी। अब ये लोगों ने आपस में सोचा कि हमें ये चीजें चाहिए। फिर बात आई कि अगर चाहिए तो इनको हमें देगा कौन। ये है हमारे पास पड़े हुए कुछ रिसोर्सेस। ये कुछ रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हुए हैं। इन लोगों को ये डिमांड्स हैं, ये इनको चाहिए, और ये रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपने में से ही कुछ लोगों को तैयार किया। दे मेड few people ready among themselves and told them that these are the things that we are looking, and these are the resources available with us. Now your job is to go and manage these resources and provide us the services that we want, right? तो उसके लिए हमने क्या करा, इनको भेजा, we send them to parliament, we sent them to parliament. Now, since they had the mandate of the people to fulfill their demands and manage them, for that, what they have to do, they have to plan and then execute. This is the basic thing that they wanted to do, that they have to do. Now, as per the availability of resources, what they did, they made plans. After making the plans, out of this parliament only, a small section was chosen, and the parliament asked them to implement them, to implement or execute the policies, plans, whatever we have made. These are the resources available to you. We give these resources to you, right? This branch we called the executive branch of the state. This branch, या फिर हमने इनको क्या बोला, गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब गवर्नेंस चल रही है। गवर्नेंस के अंदर का एक छोटा सा पार्ट है गवर्नमेंट, जिसका काम है पॉलिसीज एंड लॉज को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। एक ब्रांच इसमें ऐसी है जो पॉलिसीज एंड लॉज को बनाती है, इसका काम है एग्जीक्यूट करना, और इसका काम है चेक करना कि चीजें सही चल रही हैं कि नहीं चल रही, ठीक है। ये है पूरा का पूरा गवर्नेंस का मॉडल। अब यहां पे इन्होंने एग्जीक्यूट करा, उसके बाद इनको, एक तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स आई। When they were executing the policies and laws made by the parliament, they faced some on ground problems.
they faced some on ground या practical problems while implementing the laws and policies made by the parliament. Plus, for whom the laws were made and for whom the laws were being executed, that is the society, and society contains all these things. They went to them and said, whatever policies you implemented, we asked this policy and you made something different, or we asked this policy but you delivered only this much. These are the problems. They also contributed in that. Now what they did, they took all the suggestions and everything and went back to the parliament and said and gave the feedback. Parliament recorded the feedback and processed and then refined it. Refined the policies and laws. This is the process how governance works. ठीक है, अब बात आती है कि गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस ये क्या होती है। देखिए ये सारा प्रोसेस जो चल रहा है ना, ये प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है इज द टाइप ऑफ गवर्नेंस। अगर ये बहुत अच्छे से चल रहा है, अब वो बहुत अच्छे में क्या है वो हम आगे देखेंगे एक बार। अगर इस प्रोसेस के अंदर कुछ सर्टेन पैरामीटर्स फॉलो हो रहे हैं, कुछ चीजों को ध्यान रखा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो गुड गवर्नेंस है। फिर कुछ और चीजों को ध्यान रखा जा रहा है, हम कहेंगे वो एथिकल गवर्नेंस है। फिर कुछ और चीजों को ध्यान रखा जा रहा है, हम कहेंगे वो ई गवर्नेंस है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है स्पेशली कॉर्पोरेट्स के लिए होती है, जो कॉर्पोरेट्स को मैनेज करती है। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ गवर्नेंस आ जाती है फिर। ठीक है ना, दे डिमांड, दे सर्विस, प्रोवाइड सर्विस, देन दे प्रोवाइड फीडबैक, देन दे डू इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये होती है गवर्नेंस, यानी कि whatever people demanded, the job of the state is to fulfill that। ठीक है, मोटा मोटा ये है गवर्नेंस, सीधी सी बात। अब इसको आगे और देखते हैं। अब गवर्नेंस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। देखिए, इंस्टीट्यूशंस, organizations that play a role in decision making, governments, companies, NGOs, international agencies, etc. All these organizations are involved in decision making. Then process, how decisions are made, who participates, how rules are enforced। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। प्रोसेस में क्या होगा कि कैसे डिसीजंस को बनाया जाएगा, लिया जाएगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, हाउ रूल्स आर एनफोर्स्ड, दिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इट। देन सर्टेन रूल्स एंड नॉर्म्स। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी रेंडमली कहीं पे भी कुछ भी काम होता रहेगा, जो भी कुछ करना होगा उसके लिए प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स होंगे। लॉज, पॉलिसीज, कोड्स ऑफ कंडक्ट, सोशल कस्टम्स, इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स, ये सब कुछ इन चीजों को एक डायरेक्शन देंगे that the process should work like this, the institutions should behave, should act like this. Then actors involved in it, like government officials, business leaders, citizens, civil society activities, global institutions। ठीक, यानी कि सोसाइटी ने डिमांड करी, उन्होंने एक पूरा इंस्टीट्यूशन बनाया स्टेट का, इस इंस्टीट्यूशन की एक विंग ने पॉलिसी को बनाया, एक ने उसको एग्जीक्यूट किया और एक ने उसको एडजुडिकेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद इन लोगों ने इनको प्रोवाइड किया फीडबैक।
Based on the feedback, the state improved the policies and laws. ठीक है ना? This is called governance. सीधा सा ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है गवर्नेंस की, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है गवर्नेंस की. ठीक. अब बात करते हैं गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. अब होंगी या नहीं होंगी वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री की गवर्नेंस कैसी है, अच्छी है, बेकार है. ठीक है. लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि एक अच्छी खासी गवर्नेंस हो सके, जिसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर एक्ट में, पॉलिसी बनाने से लेकर, एग्जीक्यूशन से लेकर, फीडबैक से लेकर, उस फीडबैक के इंप्लीमेंटेशन से लेकर, एवरीथिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. यानी कि लोगों को पता होना चाहिए, पीपल कैन सी हाउ एंड व्हाई डिसीजंस आर टेकन. ठीक. फिर इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किनका? सभी स्टेक होल्डर्स का. भाई जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स कौन से? ये सब स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए. ठीक है. फिर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि जो भी लॉज बना दिए दे शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. राइट. फिर ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए. रिस्पॉन्सिव यानी कि इंस्टीट्यूशंस सर्व द नीड्स ऑफ द पीपल रादर देन जस्ट फॉलोइंग द नॉर्म्स. ठीक है ना. इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए इसमें, यानी नोबडी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स और पार्टिसिपेशन. देन effectiveness and efficiency. Outcomes meet needs using minimum resources. If efficient and effective होनी चाहिए, यानी कि जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उन रिसोर्सेज का जुडिशियसली यूज किया जाए और यूज करके जो सर्विसेज हैं उनको प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए. राइट. दैट द रिसोर्सेज अवेलेबल शुड बी यूज्ड and managed judicially, and whatever services were demanded by the people should be followed efficiently and effectively. Now difference among state government and governance. वैसे तो यहां पे समझ आ ही चुका है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं. State is a permanent, sovereign, legal, political organization. State is a permanent, sovereign, legal, political organization. State is permanent. Plus sovereign, legal, political organization. ठीक है. Sovereign, legal, political organization. It holds supreme authority within the defined territorial boundaries. Within the defined territorial boundaries. It can create, enforce, interpret laws. Create legislature, enforce, execute, and interpret judiciary. The state is distinct from the government and supervises and survives leadership changes. यानी कि स्टेट जो है वो गवर्नमेंट से अलग है, और जब भी कोई लीडरशिप चेंज होती है, जैसे कि अभी लीडरशिप कौन सी है? श्री नरेंद्र मोदी लीडरशिप. राइट. तो यहां पे स्टेट का कहने का मतलब ये है कि स्टेट को फर्क नहीं पड़ता कि लीडरशिप कौन सी है. लीडरशिप
इलेक्शंस के बाद चेंज होती है, ठीक है, या नहीं भी चेंज हो या ना भी हो, कुछ भी हो जाए, स्टेट रहेगा ही रहेगा, लीडरशिप चाहे चेंज हो जाए, बट स्टेट विल ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स। ये सॉवरेन अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, परमानेंट होनी चाहिए, फिर इसके इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, मिलिट्री, पुलिस, रेगुलेटरी बॉडीज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लीगल फाउंडेशन होनी चाहिए इसकी, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल डॉक्यूमेंट whatever is available. Legitimate use of force. The word is legitimate. ठीक है, the use of force should be legitimate. It should be legitimized by the people, by the law. ठीक, फिर उसके बाद इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। देखिए, इसमें पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, इसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए, इसकी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरन होनी चाहिए, नेशन वर्सेस स्टेट होना चाहिए, नेशन इज कल्चरल, स्टेट इज लीगल पॉलिटिकल, नेशन इज कल्चरल। देखिए, ये एक बाउंड्री है, इसके अंदर लोग रह रहे हैं, अगर इसको हम सिर्फ कल्चरली बात करेंगे तो ये होगा नेशन, ठीक है ना, और जब हम इसको लीगली बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्टेट। फिर इसका इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होना चाहिए कि इंटरनेशनली भी जो है उसको एक अलग स्टेट या कंट्री माना जाता है, ठीक है ना। जैसे कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इट इंक्लूड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, टेरिटरी, द स्टेट मशीनरी, जैसे पार्लियामेंट, जुडिशरी, फोर्सेस, रेगुलेटरी बॉडीज, इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन गवर्नमेंट है, ठीक है, इसीलिए इंडिया इज अ स्टेट। ठीक, फिर गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ स्टेट, ठीक है ना। गवर्नमेंट इज द टेम्परेरी executive authority of the state. Why it is called temporary? Because it can change after elections. It can change after elections. Manages day-to-day administration and policy implementation. Operates under the constitution, laws and institutional oversights. ठीक है, characteristics: temporal, political in nature, administrative role, accountable, levels हैं इसके सेंटर, स्टेट, लोकल, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जैसे कि पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाइब्रिड, जैसे फ्रांस, रशिया। टाइप्स कौन सी हो सकती हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, ओलिगार्की है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स: द मोदी गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय बीजेपी executes laws, sets policies, manages welfare programs and represents India internationally, but a temporary authority that changes with elections. ठीक, now let us talk about governance. गवर्नेंस आपको समझ में आई गया, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड गवर्नेंस।
गवर्नेंस इज द प्रोसेस एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। फिर वही बात आ गई, प्रोसेस एंड क्वालिटी of decision making and implementation. It involves public, private, and civil society actors. Focuses on efficiency, transparency, accountability, equity. फिर characteristics of governance: process oriented, multi actor involvement, beyond public sector, corporate, global, environmental governance are also the part of governance. Then it is normative, judges as good or bad based on quality of execution. Principles of good governance as given by UNDP and World Bank. These are the 8 principles. आगे देखेंगे इनको। एग्जाम्पल जैसे डिजिटल गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी वाया टेक प्लेटफॉर्म्स। हमने क्या बोला यहां पे, प्रोसेस एंड प्लस क्वालिटी, राइट। क्वालिटी में सब कुछ आ गया, फिर इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, ये सब आ गया, जिसमें सिविल सोसाइटी और वगैरह सारा पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर आ गया। यानी मेन क्या है गवर्नेंस में, प्रोसेस एंड क्वालिटी ऑफ व्हाट, डिसीजन मेकिंग एंड implementation. Process and quality of decision making and implementation is governance. Now the process and quality of decision making and implement should involve participation, rule of law, transparency, accountability, responsiveness, consensus orientation, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency. देखो देखो, ये स्टेट है, ये सोसाइटी है। काम क्या है गवर्नेंस का, हाउ रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, हाउ डिसीजंस आर मेड, हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड, राइट। नाउ while executing these 3 things, if the process is suppose not at all transparent and the decisions are based on the wish of the people who are involved in decision making, the implementation is very poor, corruption is extremely high, the demands of the people are not getting fulfilled, so what we can say that governance process is bad governance process. But on the other hand, if that process is fully transparent, the decisions are made as per the wish of the people, corruption is almost zero, the services that demanded by the people are reaching to them efficiently and effectively, everyone is involved in decision making, everyone is listened, services are provided to everyone without any discrimination, then that governance model, what we will say is the good governance. And if in that governance itself the element of ethics is also involved, that whatever decisions or whatever participation whatsoever is being done is done ethically, then it will be called ethical governance. ठीक है ना? If the ICT is also involved in governance, means to provide the services, to collect the feedback, for participation of the people, for transparency, for accountability, to ensure that if we use the ICT, then we can say that the governance is e-governance model. ठीक है ना?
let's come back to our main topic. Now, right, if these 8 things are involved in governance, then what we will say is that governance model is good governance model. These 8 things are given by UNDP and World Bank, right? Environmental governance, sustainable development frameworks, e-governance, use of ICT in administration, जैसे कि डिजिटल इंडिया, क्या क्या इन्वॉल्व हुआ उसके अंदर? डीबीटीआई, डीबीटी से ट्रांसपेरेंसी आती है, reduces corruption and transparency increased. अब एक बार देख लेते हैं इनकी कंपैरेटिव समरी. स्टेट, permanent legal political entity with sovereignty. Government, temporary ruling authority. Governance, process and quality of public decision making. नेचर क्या होता है स्टेट का? इट इज परमानेंट एंड इंस्टीट्यूशनल. गवर्नमेंट इज टेम्परेरी एंड पॉलिटिकल. गवर्नेंस इज कंटिन्यूअस एंड डायनामिक. डायनामिक मीन्स it changes as the society, as the environment, as the ecosystem changes and the demands of the people changes. Composition, legislature, executive, judiciary, military, etc., etc. Government, executive leaders, ministers and departments. The executive branch of the state. Then the governance. It involved government, civil society, private sector, everyone. फिर इसके functions क्या है? Maintains laws, sovereignty, order. Government implements laws and policies. Governance ensures effective ethical management of resources and policy implementation. Then accountability to constitution and international norms. ठीक है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर एंड सिटीजंस. गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर्स, पब्लिक, लीगल फ्रेमवर्क्स. एग्जांपल्स, स्टेट यानी कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट यानी कि दी प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट, द गवर्नेंस यानी कि आरटीआई एक्ट, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नेंस. अब देखिए, अब समझेंगे कि गवर्नेंस आई कहां से, क्यों आई, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुए. ठीक है, तो सोसाइटी वाइज समझते चलेंगे. देखिए, सबसे पहले प्रिमिटिव एंड ट्राइबल सोसाइटीज की अगर बात करें हम, इन दैट द सोसाइटी वाज वेरी स्मॉल. इट वाज किनशिप बेस्ड, ऑफन नोमैडिक ग्रुप्स विद क्लोज पर्सनल रिलेशंस. सोसाइटी वाज वेरी स्मॉल एंड मोस्टली सारे के सारे रिश्तेदार टाइप ही होते थे. ठीक है, नोमैडिक होते थे और सबके सब एक क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप में थे. कल्चर इनका कैसा था? ओरल ट्रेडिशंस थे, यानी रिटन नहीं थे. शेयर्ड बिलीव्स एंड communal ritual guided by elders or shamanas. इकोनॉमी कैसी थी? subsistence based hunting, gathering, basic agriculture with shared resources and little surplus. Shared resources and little surplus, little or almost no surplus. Polity, informal leadership, authority vested in elders or most skilled members. So if this was the structure of the society, then the extent and need of governance in this type of society, the need and extent was minimal governance need, because there were no resources to manage, almost very limited resources to manage, we can say very limited people, वो आपस में ही मिल बांट के सब कुछ कर लेते थे. So there was no need of as such proper governance structure.
ठीक है. Social cohesion and order were maintained through customs, taboos, and communal consensus. Purpose, गवर्नेंस का पर्पस क्या होगा इनके लिए? To resolve the conflicts, allocate resources, and protect from external threats. Right? Model of governance. Traditional, customary governance model. Authority derived from tradition, experience, and communal norms. Decision making was participatory but informal, with little differentiation between leader and led. No formal state or bureaucracy. This type of governance model is called traditional or customary model. Right? Now let's come to the transition. What happened that the governance model got transit? It changed. क्या हुआ उसके बाद? Population started growing. Production became surplus. Lifestyle became sedentary. Emerged due to agriculture revolution around 10,000 BC. Complexity in resource management, land ownership, intergroup relations increased. Emergence of social stratification and division of labor. ठीक, इन सबको डिटेल में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, हम यहाँ पे डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले. फिर गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी? नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ लैंड, नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ सरप्लस एंड लेबर. Dispute resolution mechanism became necessary. As the resources will increase, there will be surplus, there will be class divide, there will be labor, lifestyle is sedentary. मतलब सब लोग काम नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कुछ ही लोग काम कर रहे हैं. लैंड ओनरशिप. Now these things will evolve. If these things will evolve, then definitely there will be a proper governance required to manage all these things, right? Resulting governance model, इससे resulting governance model कौन सा आया? Emergence of chiefinships and proto-states. Chiefinships मतलब सरदार टाइप, जैसे कबीले के सरदार टाइप्स. ठीक है, ग्रुप के जो लीडर होते थे उनको सरदार टाइप्स. Informal councils evolved into formal institutions. ठीक है, फेज 2 में क्या होगा? अर्ली सिविलाइजेशन एंड सिटी स्टेट्स, जैसे कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली, चाइना. सोसाइटी कैसी हो जाएगी अब? लार्जर. नाउ इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स. अर्बेनाइज्ड सोसाइटी विद distinct social hierarchies like priests, rulers, merchant workers. Distinct social hierarchies. Take now the society has changed as the economy changed. Now the culture will be written laws, codified religion, monumental architecture, record keeping, like economy, surplus based agriculture, trade, taxation, property, polity, institutionalized leadership, kings, pharaohs, priestly classes, right? Now if the structure of the society has changed, then the extent and need of the governance would be the growing needs. Required organizational control over resources, defense, taxation, infrastructure and justice,
अब ये सब चाहिए होगा। पर्पस क्या है ये सब का, कि ताकि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलेट ट्रेड, मैनेज पब्लिक वर्क्स, ठीक है, जैसे इरिगेशन, रोड्स टाइप्स। फिर मॉडल ऑफ गवर्नेंस यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे आएगा मोनार्कीज एंड थियोक्रेसिस। थियोक्रेसी मतलब जहां पे जो लीडरशिप है वो कोई रिलीजियस लीडरशिप हो, ठीक है, उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, डिवाइन लेजिटिमेसी होगी। लेजिटिमेसी लॉज पे बेस्ड नहीं होगी, लेजिटिमेसी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड नहीं होगी। लेजिटिमेसी कहां से आएगी, डिवाइन लेजिटिमेसी। किंग्स सीन एज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव्स। रिटन कोड्स, जैसे कि हम्मुराबीज कोड, इसको फर्स्ट रिटन कोड माना जाता है, ठीक है, बेबीलोन किंगडम का किंग था। ब्यूरोक्रेसी बिगेन टू डेवलप फॉर रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड कीपिंग, फॉर रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड कीपिंग। Obviously, for the state to run, revenue is the most important thing. So that's why the first bureaucracy that we will see is regarding the revenue collection. कि सबसे पहले पैसा, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें, तभी स्टेट रन कर पाएगा, अदरवाइज स्टेट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। एग्जाम्पल जैसे इंडस वैली गवर्नेंस इज एविडेंस्ड बाय अर्बन प्लानिंग, स्टैंडर्ड वेट्स। अब ये अर्बन प्लानिंग, स्टैंडर्ड वेट्स, ये सब क्यों होंगे? स्टैंडर्ड वेट्स कौन बताएगा? स्टैंडर्ड वेट ऑब्वियसली अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी वही बताएगी ना भाई। जब कोई पूरे देश को सेंट्रली एक बंदा बताने वाला होगा तो वही तो बताएगा ना कि ये वेट है, इतने वेट का जो है हम इसको 1 यूनिट मानेंगे, है ना। तो वी विल सी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। नाउ इसके बाद नेक्स्ट कैसे मूव हुआ, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स, राइज ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स, क्रॉस कल्चरल कॉन्टैक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज हुए। भाई जब क्लास डिवाइड आएगा तो डिवाइड विल लीड टू व्हाट, कॉन्फ्लिक्ट्स। डिवाइड विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जैसे आयरन टूल्स आ गए, कवेलरी आ गई, चैलेंज्ड ओल्ड सिस्टम्स। रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मूवमेंट्स आ गई, जैसे कन्फ्यूशनिज्म, बुद्धिज्म, ग्रीक फिलोसफी, क्वेश्चनड लेजिटिमेसी एंड पर्पस ऑफ रूलर्स। लेजिटिमेसी ऑफ what type of legitimacy was existed, what type of legitimacy was existing? It was divine legitimacy. Now these philosophers started questioning this philosophy, and also they started the questioning the purpose of rulers. Then the governance will definitely change. Now there will be more complex bureaucracy and administrative innovation needed for larger diverse populations. Ethical and philosophical frameworks for legitimacy, because the divine legitimacy started getting questioned. So now the legitimacy should be ethical and philosophical. Resulting governance model, emergence of empires and more sophisticated state structures like Persian, मौर्यन, चाइनीज। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिकल एम्पायर्स, फ्यूडल सोसाइटीज, जैसे रोमन, मौर्यन, हान चाइना, मेडिवल यूरोप में। वहां की सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? पूरा सोसाइटी होगी डाइवर्स, हायरार्किकल, समटाइम्स मल्टी ethnic empires and feudal societies. Culture would be written constitutions, legal codes, state-sponsored religions, intellectual traditions. Economy would be agriculture-based with growing trade and commerce. Emergence of monetary economy. Emergence of monetary economy. पॉलिटी कैसी हो जाएगी? फिर फॉर्मलाइज हो जाएगी, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी विद लीगल एंड मिलिट्री सिस्टम।
अब आप देखोगे मिलिट्री भी चाहिए, वाई, अभी फोर्स भी चाहिए टू गवर्न द सोसाइटी, force is also needed and it should be legal. Now extent and need, obviously high need, administration over vast territories. टेरिटरीज बहुत बढ़ चुकी हैं, तो इतनी बड़ी टेरिटरी को एडमिनिस्टर करना है तो डेफिनेटली कुछ नया चाहिए होगा, रेवेन्यू कलेक्शन होगा, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, लॉ मेकिंग, लेजिटिमेसी, इन सबको मैनेज करने के लिए अब वैसी गवर्नेंस चाहिए कि जो इन सबको मैनेज कर सके, ताकि इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन हो सके, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, फोस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट कि ये सब हो सके, राइट। अब बात करते हैं मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इससे कौन सा मॉडल इवॉल्व हुआ? इससे आया सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर मॉडल, वेयर देयर वाज ए प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, स्टैंडिंग आर्मीज, कॉडिफाइड लॉस, एम्फेसिस ऑन लीगल रैशनल अथॉरिटी, जैसे कि रोमन लॉज, अर्थशास्त्र, इंपीरियल एग्जामिनेशंस इन चाइना। फिर इसके बाद फ्यूडल मॉडल आए, जैसे मेडिवल यूरोप में फ्यूडल सिस्टम आया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गई लैंड, लैंड बेस्ड अथॉरिटी, वेसल लोड रिलेशनशिप, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। फ्यूडलिज्म क्या होता है? मतलब ये है किंग, इसके पास ये है बहुत बड़ी लैंड, ये है पॉपुलेशन, बट किंग डिड picked few people and gave them the ownership of the land. And in return, what they want is revenue, share, military, etc. etc. And for that, इन्होंने क्या करा, इन लोगों को, बचे हुए लोगों को यहां पे लाके इनसे काम करवाया। नो ओनरशिप वॉज गिवन, काम करवाते थे, बदले में क्या देते थे? एक रहने की जगह, थोड़ा सा खाना, और एकदम फालतू सा भरोसा, जिसमें ये प्रॉमिस करते थे कि हम आपको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम। इसके बाद ट्रांजिशन टू नेक्स्ट फेज, व्हाट एंड व्हाई चेंज्ड। कोलैप्स ऑफ एम्पायर हो गई भाई, इन्वेजन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप, इंडिया में भी हो गया था, ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, अर्बनाइजेशन, न्यू सोशल क्लासेस जैसे मर्चेंट्स, आर्टिजन्स, नई सोशल क्लासेस आ गई थी। फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए थे, जैसे रिफॉर्मेशन, फिलोसॉफिकल शिफ्ट्स आ गए थे, जैसे रेनेसा हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया। अब रेनेसा, एनलाइटनमेंट, ये सब क्वेश्चन करेंगे अथॉरिटी को जबरदस्त तरीके से। फिर गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, जैसे कि नीड फॉर बैलेंसिंग सेंट्रल एंड लोकल पावर्स, इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट्स, स्टेट्स। इससे रिजल्टिंग गवर्नेंस मॉडल कौन सा आया? ग्रेजुअल ट्रांजिशन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, शेयर्ड गवर्नेंस एंड प्रोटो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। यानी कि अभी फेज 4 में भी पूरी तरह से प्रॉपर डेमोक्रेसी और वो सब नहीं आएगा जो आज है। यहाँ की सोसाइटी रैपिडली गोइंग, मोर लिटरेट, इंक्रीजिंगली अर्बन एंड मोबाइल पॉपुलेशंस। कल्चर कैसा होगा? एनलाइटनमेंट वैल्यूज, रीजन, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइज ऑफ प्रिंट कल्चर, बुक्स छपने लगेंगी, सेक्युलरिज्म, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म, emergence of wage labor, expansion of trade markets. Earlier, what type of labor was? It was feudal. Now, from feudal to wage. यहां पे क्या मिलता था? रहने को एक छोटा सा घर, खाने को बहुत थोड़ा सा खाना, और एक फालतू सी सिक्योरिटी। अब यहां पे
ये सब चीजें बंद, काम करो, पैसा लो, फिर उससे जो मर्जी खरीदो, चाहे घर खरीदो, चाहे खाना खरीदो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन बाय। ठीक है, ट्रेड और मार्केट्स के एक्सपेंशन हुए। फिर पॉलिटी, पॉलिटी में इमर्जेंस ऑफ सॉवरेन नेशन स्टेट्स, डिक्लाइन ऑफ मोनार्कीज, राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब किस टाइप, अब गवर्नेंस कैसी चाहिए थी? जो एक्सटेंडेड एक्सपेंडिंग नीड हो, मैनेज रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन प्रॉब्लम्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको जो मैनेज कर सके। पर्पस क्या है? प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, एंश्योर राइट्स, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैनेज डिसेंट। इससे कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नेंस आया? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मॉडल्स, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंसेस, इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स, यूनिवर्सल सफरेज, ग्रेजुअल अचीवमेंट्स, इमर्जेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोफेशनल फील्ड, जैसे कि वुड्रो विल्सन का ऐसे आया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887। यहां से शुरुआत होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर कॉलोनियल मॉडल, जैसे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रूल्स विद लिमिटेड इंडिजिनस प्रैक्टिस, लेगेसी विजिबल इन फॉर्मर कॉलोनीज, ये इवॉल्व हुए फिर फोर्थ फेज में। नाउ इसके बाद क्या बदला? वर्ल्ड वॉर्स हुए, डीकोलोनाइजेशन हो गया, न्यू आइडियोलॉजीज आ गई। कौन सी? सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म। ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, स्टेट्स रोल इन वेलफेयर, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक प्लानिंग एक्सपेंडिंग, नीड फॉर इंटरनेशनल cooperation and supranational governance like UN, WTO, supranational। रिजल्टिंग गवर्नेंस मॉडल यहां से कौन सा आया? इमर्जेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट। एज वी कैन सी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म राइज होने लगे। वर्ल्ड वॉर्स हुए, जिन्होंने गवर्नेंस का पूरा मॉडल चेंज कर दिया। फिर प्लान्ड इकोनॉमी आई, जैसे कि नेहरूवियन इंडियन, नेहरूवियन फेज को प्लान्ड इकोनॉमी आई। इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। फिफ्थ फेज में क्या है? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, डाइवर्स सोसाइटी, डिजिटली कनेक्टेड, इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल राइट्स एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इंडिविजुअल राइट्स अब ज्यादा इन पे फोकस होने लगा, पहले ग्रुप राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस होता था। अर्लियर द फोकस वाज ऑन ग्रुप राइट्स, नाउ द फोकस शिफ्टेड टू द इंडिविजुअल राइट्स। कल्चर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वैल्यूज, democratization of information, questioning of authority, economy service oriented, knowledge economy, rise of multinational corporates, MNCs, digital platforms, gig economy, polity, multi-level governance, local, national, global, research of civil society, non-state actors, इन सब की इमरजेंस हुई। इससे हमें कैसा गवर्नेंस मॉडल चाहिए? जो कि कॉम्प्लेक्स हो, मल्टीफेसेटेड हो, जो कि एड्रेस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चेंजेस, इनको एड्रेस कर सके, जैसे क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, माइग्रेशन, डिजिटल गवर्नेंस, टेररिज्म, इन सबको जो हैंडल कर पाए। पर्पस क्या है? बैलेंस बिटवीन एफिशिएंसी, इक्विटी, पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या अब कौन सा आया? गुड गवर्नेंस पैराडाइम। नाउ देयर केम द गुड गवर्नेंस, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, accountability, transparency, responsiveness, equity, rule of law, e-governance, public-private partnership, decentralized and collaborative models, network governance की इमरजेंस हुई यहाँ पे, collaborative decision making among government, private sector and civil societies, focus on sustainable development, SDGs, climate governance। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस, फटाफट बात कर लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है,
बट फिनिश कर लेते हैं फटाफट से। मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस में गवर्नेंस क्या होती है ये आपको बता चुके। फिर गुड गवर्नेंस क्या होती है, उसी गवर्नेंस के अंदर अगर ये चीजें इन्वॉल्व होंगी तो, इफ दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड in the model of the governance, then that will be called as good governance. एथिकल गवर्नेंस क्या होगी, जिसके अंदर उनके साथ साथ इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये सब भी आ जाए। जैसे एग्जांपल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स, ये क्यों लाया गया, ताकि एथिकल गवर्नेंस हो। डिजिटल गवर्नेंस कौन सी होती है, जहां पे ऑनलाइन सर्विसेज का यूज किया जाए, जैसे आधार, यूपीआई, डिजिटल इंडिया। फिर कॉर्पोरेट एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस कौन सी होती है, जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिनेशन, ठीक है, जैसे कि रूल्स एंड प्रोसेसिंग गाइडिंग कंपनीज। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्पेशली कंपनीज के लिए होती है, जहां पे बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होती है, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, डिस्क्लोजर्स होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होती है पूरी कंपनी की, एथिकल कंडक्ट होता है, ठीक है ना। फिर एनवायरमेंटल गवर्नेंस कौन सी होती है, जो एनवायरमेंट को संभालती है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, सिटीजंस डायरेक्टली एंगेज इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। फिर ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कि जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ। नेटवर्क एंड मेटा गवर्नेंस, नेटवर्क गवर्नेंस वो होती है जहां पे कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। जैसे कि पीपीपी, यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट सेक्टर यहाँ मिलकर डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे कोई भी ऊपर नहीं है, देयर इज नो हायरार्की, देयर इज नो वर्टिकल हायरार्की, राइट। यहाँ पे मिलकर डिसीजन लिया जाता है जो भी होता है। फिर मेटा गवर्नेंस, जैसे कि पॉलिसी, जैसे कि डिफरेंट गवर्नेंस टाइप्स को एक ही जगह बैठ के मैनेज करना, लाइक सेटिंग बोर्ड स्टैंडर्ड्स, अलाइनिंग डाइवर्स गवर्नेंस सिस्टम्स। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे अर्बन गवर्नेंस, रूरल, रेगुलेटरी गवर्नेंस, सोशल गवर्नेंस, you all can understand by the name. Now good governance, good governance is when the governance, the general governance is fulfilled, is when the general governance involves all these elements like accountability, transparency, participation, rule of law, effectiveness and efficiency, consensus oriented, equity and inclusiveness, responsiveness। ये सब किसने दिए, यूएनडीपी एंड डब्ल्यू एंड वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, गुड गवर्नेंस की। अगर गुड गवर्नेंस होगी किसी कंट्री में तो उस कंट्री की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, वहां डेवलपमेंट होएगी, करप्शन कम होएगी, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एसडीजी अलाइनमेंट बढ़ेगी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस वर्सेस गुड गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस जो है वो फंक्शनल प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है एंड इम्प्लीमेंटेशन। ऑन द अदर हैंड गुड गवर्नेंस इज ethical and efficient execution with citizen centric values. Nature, governance का nature is descriptive, good governance is normative, focus on structure, authority, process, while good governance accountability, responsiveness, justice. Stakeholders mainly government institutions, and in good governance government plus civil society, citizen, private sector, everyone. Transparency may or may not be transparent, but governance, but if it is good governance then it must be transparent. Accountability, yes, accountability is there but not always ensured. In good governance accountability is the fundamental principle. Citizen participation not necessary, core requirement. Sustainability not inherently prioritized, strong emphasis on sustainability and inclusiveness. Examples and initiatives in India जैसे RTI Act, DBT schemes, digital platforms, ease of business. What they did, they brought all these things into governance, into the governance model of India. Whatever the governance model was India following or is being followed, these things brought the elements of good governance into the governance of India. ठीक है, इसीलिए इनको कई बार शॉर्ट फॉर्म में गुड गवर्नेंस कह देते हैं।
इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस वगैरह क्या है, देखिए ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, करप्शन, रेड टेपिज्म, लो ट्रस्ट, इसकी वजह से लो ट्रस्ट होता है, सिटीजन लैक कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस। चाहिए क्या, बेटर सर्विसेज, रिड्यूस करप्शन, इंक्लूसिव ग्रोथ, रिफॉर्म एग्जांपल्स जैसे आरटीआई आया, डिजिटल इंडिया आया, जैम ट्रिनिटी आया, प्रगति आया, ई गवर्नेंस टूल्स आए। कुछ लेटेस्ट एग्जांपल जैसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, DIL RMP, 95% रूरल लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज्ड। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट लैंड ओनरशिप होगी, फ्यूअर डिस्प्यूट्स होंगे। भाई जब पेपर्स पे था तो पेपर गायब, सब कुछ गायब, अब तो ऑनलाइन है, आप कुछ गायब हो नहीं सकता। जो एक बार ही लैंड जिसके नाम चढ़ गई चढ़ गई, अब उसको कोई चीट नहीं कर सकता। फिर मेरी योजना जो कि गुजरात यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक्सेस टू 680 प्लस स्कीम्स वाया डिजिटल पोर्टल। फिर इम्प्रूव्ड एक्सेस, इन्फॉर्म्ड सिटीजन, जैसे इंडिया में राजस्थान में SSO राजस्थान, ई मित्रा। फिर मिशन कर्मयोगी, ट्रेन्स फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इसमें एक डैशबोर्ड है जो इनको ट्रैक करता है, AI डेटा वेटा देता है। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ये एक स्कीम आई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पे हम लोकल हेल्थ इनोवेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि जंगोरा लड्डूस। ठीक है, इम्पैक्ट वुमेन एम्पावरमेंट, न्यूट्रिशन बूस्ट। फाइन, so this is all about the governance. I hope everything is clear to you. If you still have any doubts, you can write your doubts in comments. I will definitely try to reply the comments as soon as possible. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।